आइए प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह आप सभी का आरोही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसे देख रहे हैं कि इस समय हम लोग एक इतिहास विषय में टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ में ये एक टॉपिक लेके आए हैं। इस राजनीतिक ऋग्वैदिक आर्यों का राजनीतिक जीवन का एक भाग मैंने देख चुका था। अब इसी में दूसरा भाग देखना है, ऋग्वैदिक आर्यों का राजनीतिक जीवन। आए ऋग्वैदिक आर्यों का राजनीतिक जीवन। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों के राजनीतिक जीवन के संदर्भ में बात की जाए। हमने यहाँ राजा के संबंध में देखा था, राजनीति के संबंध देखा था, उनसे संबंधित कुछ संस्थाओं के संबंध में चर्चा की हुई थी। आज मुझे देखना है कि ठीक है, उस समय निवास करने वाली कुछ कबीले और उन कबीलों के बीच आपसी संघर्ष ना। जैसे अगर चर्चा की जाए तो आप उनके राजनीतिक इकाई के संदर्भ में बात करते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों के राजनीतिक इकाई के संदर्भ में अगर बात की जाती है तो आपने देखा ये एक इकाई मिली थी। सबसे बड़ी इकाई जन थी। जन के नीचे विष थी। ठीक है, विष के नीचे की इकाई जो थी ग्राम थी। ग्राम के बाद कुल, और कुल के बाद क्या होता है, परिवार। यही अपनी राजनीतिक इकाई रही। जन का मुखिया जनस्य गोपा हुआ करता था। सॉरी, जन का मुखिया राजन हुआ करता था। राजन हुआ करता था। राजन को जनस्य गोपा के नाम से जाना जाता, अर्थात जनों का संरक्षक। विष का मुखिया विषपति और गांव का मुखिया ग्रामणी हुआ करता था। ग्रामणी। और कुल का कुलप और परिवार का पिता या बड़ा भाई। पिता या बड़ा भाई हुआ करता था। ध्यान दें, ये तो राजनीतिक इकाई रही। अब इसी में देखा जाए ऋग्वैदिक काल में कुल कितने जन थे, इन जनों के बीच आपसी रिश्ते कैसे थे, इन्हीं सब पर बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में कुल जनों की संख्या कितनी थी, तो ऋग्वैदिक काल में जनों की संख्या लगभग 24 के आसपास बताई गई। ठीक है, अब हम देखेंगे जन। ठीक है, अगर हम जन के संबंध में बात करते हैं, ठीक है, जन के संबंध बात करते हैं। अब ऋग्वैदिक काल में जन शब्द का कितनी बार प्रयोग किया गया है, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है। शब्दों के कितने बार प्रयोगता के संबंध में जन शब्द का प्रयोग 275 बार किया गया है। जन शब्द का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में जन शब्द 275 बार आया है। जन शब्द का उल्लेख 275 बार किया गया है। ठीक है, 275 बार किया गया है। जनों का प्रधान राजन होता था। जनों का प्रधान राजन होता था। इनके संदर्भ हमने बात की। राजन होता था। राजन को जनस्य गोपा के नाम से जाना गया।
राजन को ठीक है, राजन को जनस गोपा के नाम से जाना जाता था। जनस गोपा बोले तो जनों का संरक्षक, जनों का जनस गोपा कहें तो जनों का संरक्षक, जनस गोपा का निहितार्थ होता था। और इन जनों की संख्या ऋग्वैदिक काल में 24 से अधिक थी। ऋग्वैदिक काल में जनों की संख्या ठीक है, जनों की संख्या कितनी थी? 24 से अधिक थी। इन जनों का संगठन परिवार के आधार पर किया गया था। जनों का संगठन कैसे था? संगठन परिवार के नमूने पर जनों का संगठन परिवार के नमूने पर किया गया था, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। और इन जनों एक जन के व्यक्ति सजात और सानाभिज कहलाते थे ना। एक जन का व्यक्ति, जन का व्यक्ति आपस में सजाति या सानाभिज, सजात या सानाभिज कहलाते थे। ठीक है, सजात और सहनाभिज कहलाते थे। अपने जन को स्वा तथा अन्य के जनों को अन्य नाभि कहा जाता था। यहाँ जन दो भागों में बटा था। जन दो भागों में, अपना जन ना, अपना जन और दूसरे का जन। ठीक है, अपने जन को स्व कहा जाता था, स्व कहा जाता था, स्वजन स्व कहा जाता था। और अन्य जनों को अन्य नाभि या अरण कहा जाता था। अन्य जनों को, यहाँ जो दूसरे जन लिखा हुआ है इसको हम अन्य जन लिख सकते हैं ना। अन्य जन को अन्य नाभि या अरण, अन्य नाभि या अरण अरण कहा जाता था। ध्यान दें, यहाँ जनों को स्व और अन्य नाभि या अरण के नाम से जाना जाता था। जनों को दो, अपना जन और पराये का जन या दूसरा जन। ठीक है, जन भ्रमणशील थे, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाएगा। यहाँ एक नोट बना के लिख सकते हैं हम लोग। नोट में देखें दो शब्द मिलता है, एक अरण शब्द मिलता है और एक अरण्य शब्द मिलता है। अरण्य का अर्थ होता है जंगल। ठीक है, अरण्य का अर्थ होता है जंगल और अरण्य का अर्थ होता है अन्यजन। अन्यजन, ध्यान रखेंगे। यहाँ शब्दावली को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। शब्दावली से निश्चित ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, यहाँ हम लोग शब्दावली पर फोकस करेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग शब्दावली पर फोकस करेंगे। तो अब प्रश्न उठता है, जन मिलता है फिर ठीक है, अब इसके बाद आपने देखा अपना जन और अन्य जन। आगे चल के आप ये जो जन है
जन, जन जनपद में बदल जाएगा, जनपद में। ठीक है, जब जन थे इनका जीवन कैसे था, भ्रमणशील था। जनों का जीवन भ्रमणशील था, इनके जीवन में अस्थायित्व नहीं था। अस्थायित्व नहीं था, अर्थात इनका जीवन खानाबदोश था, खानाबदोश था। और जनपद के संबंध में किया जाता है, जनपद ऐसे जगहों को कहा जाता है जहां जनों का पैर, जहां जनों का पैर, जनों का पैर अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से पड़ा हो, अर्थात इनके जीवन में क्या आया, अस्थायित्व आया। इनके जीवन में क्या आया, इनके जीवन में अस्थायित्व आया, अभी समझने की जरूरत है। और यह अवधारणा ऋग्वैदिक काल की है, ऋग्वैदिक काल, और यह अवधारणा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। आइए देखते हैं आगे के कहानी। ये जो जन आपस में थे, आपस में ये संघर्षशील रहा करते थे, संघर्षशील रहा करते थे। जैसे मैंने बताया, ये जन कई जनों में बटे थे। जनों की संख्या लगभग लगभग 24, लगभग जनों की संख्या लगभग 24 मिलती है, ध्यान रखिएगा। और ये जन आपस में संघर्ष, ठीक है, आपस में संघर्षरत रहते थे। ये जन आपस में संघर्षरत रहते थे, ध्यान देने की जरूरत है। आइए देखें कौन कौन से जन हैं और उन जन के बीच में आपस में संघर्ष क्या था, और उन जनों में सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष कौन सा हुआ था, उस पर चर्चा करते हैं। अब इन्हीं जनों में एक जन मिलता है, भरत। भारत, ठीक है, भरत जन सर्वाधिक शक्तिशाली जन था। आइए इनके बारे में डिटेल लेते हैं। भरत जन सर्वाधिक ठीक, भरत जन सर्वाधिक शक्तिशाली जन था। और यह जन दो नदियों के बीच, सरस्वती और यमुना नदी के बीच में रहा करता था। यह जन सरस्वती और यमुना नदी के बीच रहा करता था। अगर सरस्वती यमुना नदी की स्थिति देखा जाए तो कुछ ऐसे होगी। ये बेटा आपकी गंगा नदी है, ये आपकी यमुना नदी है, ये आपकी सरस्वती नदी है। इसी बीच में कहीं, ठीक है, इसी बीच में यह जन कहीं निवास किया करता था। ठीक है, इसी बीच में यह जन कहीं निवास करता था। ये भारतों का एरिया है। किसका एरिया है? इस क्षेत्र जगह पर कौन रहा करता था? भरत रहा करते थे। ठीक है, ये ठीक है, सरस्वती और यमुना के बीच में निवास करता था। इस वंश का पहला राजा दियोदास था। इस वंश का पहला राजा भरत जन का पहला राजा
ठीक है, दियोदास था। और दियोदास का संबर से युद्ध हुआ था। ठीक है, संबर से युद्ध हुआ था, ध्यान रखें। और इसमें संबर राजा पराजित हुआ था। संबर क्या हुआ था, यह पराजित हुआ था। आगे चलकर यही दसराग युद्ध में परिवर्तित हो गया। किसमें, दसराग युद्ध में। दसराग युद्ध में आगे चलकर यह परिवर्तित हो गया, ध्यान रखेंगे। दसराग युद्ध में यह आगे चलकर परिवर्तित हो गया। चलिए, अब सुदास के बाद इस राजवंश में देवश्रवस, और देवश्रवस के बाद देवरात राजा आता है। यहाँ आपने देखा भरतों में जो राजा का वो सीक्वेंस है, एक राजा सुदास, सुदास के पहले दिवोदास, सुदास के बाद देवश्रवस, ठीक है, देवश्रवस, और देवश्रवस के बाद देवरात जैसे राजा हुए। ठीक है, देवरात जैसे राजा इस भरत कबीले में हुए। तो इस प्रकार से यहां देखा जाए, दसराग युद्ध में हिस्सा लेने वाला कौन था, सुदास था। ठीक है, तो इस प्रकार से भरत कबीले के संबंध में हमने जानकारी हासिल की। भरत के बाद जो महत्वपूर्ण कबीला है, आइए उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भरत के बाद अगला राजवंश है पुर राजवंश। दूसरा राजवंश है पुर राजवंश। पुर राजवंश के संबंध में कहा जाता है कि यह सरस्वती नदी के दोनों तरफ निवास करता था। ये पुर राजवंश कहाँ निवास करता था, सरस्वती नदी के दोनों तरफ। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सरस्वती नदी, गंगा यमुना को समझने का प्रयास करते हैं। यह गंगा नदी है, यह यमुना नदी है, यह सरस्वती नदी है। और इसी सरस्वती नदी के दोनों तरफ, इसी सरस्वती नदी के दोनों तरफ, ठीक है, इसी सरस्वती नदी के दोनों तरफ निवास करता था। ठीक है, ये कौन कबीला यहाँ निवास करता था, पुर। ये नदी कौन सी है, सरस्वती नदी है। ये नदी आपकी गंगा नदी है, ये आपकी यमुना नदी है, यमुना। तो आइए देखें, पुर कबीले के संदर्भ में बात करें। पुर कबीला सरस्वती नदी के दोनों तरफ ठीक है, सरस्वती नदी के दोनों तरफ निवास करता था। ध्यान रखें, सरस्वती नदी के दोनों तरफ निवास करता था। इस राजवंश का प्रथम राजा दुर्गाह व गिरछित था। इस वंश का पहला राजा दुर्गाह व गिरछित था। ठीक है, दुर्गाह व गिरछित था। इस वंश का पहला राजा दुर्गाह व गिरछित था। ध्यान रखेंगे, इस वंश का पहला राजा दुर्गाह व गिरछित था। गिरछित के बाद पुरकुत्स राजा बना। गिरछित के बाद पुरकुत्स राजा बना।
बना। और इसी पुरकुत्स के समय में इसी पुरकुत्स के समय में दशराग युद्ध हुआ था। ठीक है, इसी पुरकुत्स के समय में दशराग युद्ध हुआ था, यह भी ध्यान देने की जरूरत है। कौन सा युद्ध हुआ था? दशराग युद्ध। दशराग युद्ध हुआ था। ठीक है, अगर हम यहां नोट बना के देखें, नोट पुराणों में मिलता है कि पुराणों में, ठीक है, पुराणों में उल्लेख मिलता, पुराणों में उल्लेख मिलता है, पुराणों में उल्लेख मिलता है कि दशराग युद्ध में भाग लेने वाला, युद्ध में भाग लेने वाला ठीक है, दशराग युद्ध में भाग लेने वाला पुरवंश का राजा संवरण था। संवरण था। और ऋग्वेद में क्या मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध में भाग लेने वाले राजा का क्या नाम मिलता है? पुरकुत्स नाम मिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, संवरण पुराणों में मिलता है और ऋग्वेद के 7वें मंडल में क्या मिलता है? 7वें मंडल में दशराग युद्ध में भाग लेने वाला राजा पुरकुत्स का उल्लेख किया गया है। ठीक है, दशराग युद्ध में इसी राजा की मृत्यु की बात की जाती है। किसकी? पुरकुत्स के मृत्यु की। ठीक है, पुरकुत्स के मृत्यु की भी बात की जाती है। ठीक है, पुरकुत्स के मृत्यु की भी बात की जाती है। और पुरवंश की परंपरा में अंतिम राजा त्रिछ, ठीक है, पुरकुत्स के परंपरा में अंतिम राजा त्रिछ था। पुरवंश की परंपरा में ठीक है, अंतिम राजा त्रिछ था। पुरवंश की परंपरा में अंतिम राजा त्रिछ था, ध्यान रखिएगा, त्रिछ था। और दशराग युद्ध में पराजित होने वाला दशराग युद्ध में पराजित होने वाला सबसे शक्तिशाली, ध्यान रखिएगा, सबसे शक्तिशाली जनपुर था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली जनपुर था उत्तर वैदिक काल में। ध्यान दें, उत्तर वैदिक काल में पूर्व और भारत ये दोनों कबीले मिलकर कुरु जनपद का निर्माण किए। ठीक है, पूर्व और कुर मिलकर, भरत और पुर मिलकर कुर जनपद का निर्माण किए, ये भी जानने योग्य है। ठीक है, चलिए अब अन्य जातियों की बात करते हैं। और कौन कौन से जन थे? आइए अन्य जनों की बात में करते हैं। तो यहीं पर एक जन त्रिस्व निवास करता था, जो रावी नदी के, ठीक है, अगला कबीला कौन सा है? त्रिस्व।
त्रित्स जन राबी नदी के किनारे ठीक है, राबी नदी के किनारे निवास करता था। इनका भरत जन के साथ घनिष्ठ संबंध था। ठीक, क्या था इनका? भरत जन के साथ घनिष्ठ संबंध था। भरत और त्रिस्त का घनिष्ठ संबंध था। इसके बाद अगला जन आता है यदु और पुर। चौथे जन में बात की जाती है यदु और पुर की। यदु और पुर, ध्यान देंगे, यदुपुर ऐसा जन है ठीक है, चलिए आइए हम पूर्व और यदुजन के बारे में बात कर रहे थे। पूर्व और यदुजन की बात की जाए तो यह ऐसा जन है पूर्व और यदुजन जन का एक साथ नाम लिया जाता है। ठीक है, पूर्व और यदुजन का एक साथ नाम लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये पंजाब के दक्षिण में निवास करते थे। ये जन पंजाब के दक्षिण में ठीक है, ये जन पंजाब के दक्षिण में निवास किया करते थे। ध्यान दें, ये जन पंजाब के दक्षिण में निवास किया करते थे। ठीक है, और इन दोनों का अपना निकट का संबंध था। इन दोनों के बीच, दोनों जनों के बीच
ठीक है, इन दोनों जनों के बीच निकट का संबंध था, ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद एक जन आता है गांधार जन। अगला जन गांधार, गांधार जन। यह जन पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में, कहाँ? पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में निवास करने वाला है जन था, ध्यान रखें, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में निवास करता था। इसके बाद मत्स्य और चेत की बारी आती है। मत्स्य और चेद, ठीक है, मत्स्य और चेत की बात की जाती है। अगर मत्स्य और चेत जन की बात करते हैं तो यह पंजाब के दक्षिण में, ठीक है, पंजाब के दक्षिण में, ध्यान दें, पंजाब के दक्षिण में, ठीक, पंजाब के दक्षिण में राजस्थान तथा मालवा, पंजाब के दक्षिण में राजस्थान तथा मालवा के क्षेत्र में निवास करता था। ठीक है, मालवा में निवास करता था, ध्यान रखें, मालवा में निवास करने वाली जात जन था। और इसी में अन्य जनों की बात की जाती है। एक जन आपको सृंजय मिलता है, सृंजय के संबंध में भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। सृंजय, सृंजय, ठीक है, सृंजय जन के संबंध में कहा जाता है। यह जन, देखिए विचित्र घटनाओं में, यह जन ईरानी मूल का था, ईरानी, यह जन ईरानी मूल का था, ठीक है, यह जन ईरानी मूल का था। और इसने देवव्रत और तुर्वसों और वृषविंतों को पराजित किया। सृंजय ने, ये आपसे पूछा जाए कि ईरानी मूल का कौन था, तो ईरानी मूल का सृंजय था। सृंजय ने देवव्रत, तुर्वस और एक और कबीला है वृषवंत, वृषवंतों को ठीक है, वृषवंतों को पराजित किया, ध्यान रखिएगा, वृषवंतों को पराजित किया। एक जन मिलता है पक्त जन, आठवां जन कौन सा है? पक्त, पक्त जन। यह जन पख्तूनिस्तान, ठीक है, यह जन पख्तूनिस्तान, ध्यान रखेंगे, यह जन पख्तूनिस्तान या कुर्रम नदी घाटी क्षेत्र में बसा था। कुर्रम नदी घाटी क्षेत्र बसा था। अगर कुर्रम नदी घाटी क्षेत्र की बात की जाती है तो अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान में बसा था, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद एक जन और उल्लिखित है, वैकर्ण। क्या है? वैकर्ण। वैकर्ण जन कश्मीर में निवास करता था। ठीक है,
वैकड़ जन कहाँ निवास करता था? कश्मीर में, ध्यान रखेंगे। वैकड़ जन कश्मीर में निवास करता था। इसके बाद एक जन कृभ है, कृभ सिंध चेनाब के किनारे, कृभ सिंध व चेनाब नदी के किनारे निवास करने वाला जन था। चलें, सिंधुआ चेनाब, यह जन सिंधुआ चेनाब नदी के किनारे निवास करता था। ठीक, निवास करता था, ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त देखा जाए अलीन और भलानस सिंध के पश्चिम में दो जन थे, एक अलीन और भलानस। भलानस ये जन सिंधु नदी के पश्चिम में निवास करते थे। ठीक है, सिंधु नदी के पश्चिम में निवास करते थे, ध्यान देने की जरूरत है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर तो इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ अन्य जनों की चर्चा की जाती, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है ऋग वैदिक काल में कौन से जन थे या कौन से जन नहीं थे, या वैदिक कालीन कौन सा जन था या नहीं था। ठीक है, चल इसके अतिरिक्त चोमोरी, ठीक है, चोमोरी धोनी पितृ, चोमोरी धोनी पितृ, ठीक है, और संबर जैसे जनों का भी उल्लेख मिलता है, और संबर जैसे जनों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखा जाए कुछ अनार्य जातियां भी थीं, आर्यतर जातियां थीं, जिसमें बलबूथ और ब्रिफ, नोट बना के लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ आर्यतर जातियां थीं,
जातियां थीं जिसमें, ठीक है, जिसमें दो नाम लिए जाते हैं, दो नाम लिए जाते हैं। एक नाम बलबूत का लिया जाता है, दूसरा नाम ब्रिव का। बलबूत, ठीक है, बलबूत, और दूसरा नाम ब्रिव। ब्रिव, ये क्या थी? आर्यतर जातियां थी, ठीक है, आर्यतर जातियां थी। चलिए, अब देखते हैं, जब इनके बीच में, आर्यों के बीच में संघर्ष होता रहा है, संघर्ष होता रहा, तो संघर्ष की कहानी देख लेते हैं। आर्य आपस में संघर्षरत हुआ करते थे। आर्यों के बीच में प्रथम संघर्ष, ठीक है, आर्यों के बीच में प्रथम संघर्ष, आर्य आपस में संघर्षरत, संघर्षरत रहते थे। और इनके बीच प्रथम संघर्ष, ठीक है, इनके बीच प्रथम संघर्ष जो होता है, व्यास की सहायक नदी, संघर्ष व्यास की सहायक नदी याज्ञावती, व्यास की सहायक नदी याज्ञावती के किनारे हरियूपिया, हरियूपिया बोले तो हड़प्पा, हरियूपिया बोले तो हड़प्पा नामक स्थान पर, ठीक है, हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है, हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ था। इसमें यह युद्ध तुर्वस, वृक्षविंत और सृंजयों के बीच लड़ा गया, ठीक है, किनके बीच? एक पार्टी में सृंजय और दूसरी पार्टी में तुर्वस एवं वृषविंत थे, ठीक है, इसमें सृंजय विजयी हुए, ठीक है, सृंजय क्या हुआ? विजयी हुआ। चलिए हम बात करते हैं अब इसी संघर्ष का बढ़ा हुआ रूप क्या था? दसराग युद्ध। संघर्ष का बढ़ा हुआ रूप दसराग युद्ध है। युद्ध, आइए हम अब चर्चा करेंगे दसराग युद्ध के संदर्भ में, ठीक है, किस युद्ध के संदर्भ में चर्चा करेंगे? दसराग युद्ध के संदर्भ में। चलो, आइए देखते हैं दसराग युद्ध।
ठीक है, दशराग युद्ध, अगर हम दशराग युद्ध के संदर्भ में बात करते हैं, दशराग युद्ध देखने से लगता है 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में लड़ा गया। और इस युद्ध में 2 पार्टी बनी, ठीक है, 2 पार्टी बनी। एक पार्टी में भरत कबीला और इनका नेतृत्व करता वशिष्ठ ऋषि थे, नेतृत्व करता वशिष्ठ ऋषि थे। और दूसरे में 10 राजा थे, दूसरी तरफ 10 राजा थे, ध्यान देंगे। दस राजा थे। 10 राजाओं में कितने थे? दूसरी तरफ 10 राजा थे। 10 राजाओं में 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। पांच आर्य और 5 अनार्य। आइए देखते हैं आर्यों में कौन कौन थे, इनसे खूब पूछा जाता है। यदु, पुरु, आनु, द्रुह, त्रुवस, ये 5 राजा थे। इन 5 राजाओं को मिलाकर क्या कहा गया? पंचजन। क्या कहा गया? पंचजन। ठीक है, ये क्या कहा गया? पंचजन कहा गया। और अनार्यों में कौन कौन 5 लोग शामिल थे? अनार्यों में 5 लोग शामिल होने वाले आलिन, पंथ, भलानस, विषाणी और शिवी। ठीक है, ये 5 अनार जातियां थी, इनसे मिलकर पंच, और ये कुल मिलाकर 10 राजा हुए। और इन 10 राजाओं का नेतृत्वकर्ता विश्वामित्र थे। ठीक है, नेतृत्वकर्ता विश्वामित्र थे। और इस जो यह दशराग युद्ध हुआ, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है, विजयी कबीला कौन था? भरत कबीला विजयी हुआ। और पराजित कबीले में पूर्व सबसे शक्तिशाली था। इस कबीले का राजा जो इसमें भाग लिया था, मारा गया, पुरकुत्स था। पीछे हम आप लोगों के साथ चर्चा भी किए हैं कि पुराणों में पुरकुत्स की जगह पर संवरण नामक राजा का नाम उल्लेख किया गया। किस राजा का? संवरण नामक राजा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें। और जो यह युद्ध दशराग युद्ध लड़ा गया, किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुषणी नदी बोले तो इसको हम रावी नदी कहते हैं। रावी नदी के तट पर यह दशराग युद्ध लड़ा गया। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि दशराग युद्ध का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? दशराग युद्ध का उल्लेख 7वें मंडल मिलता है। दशराग युद्ध का किस नदी के किनारे? तो परुषणी नदी के किनारे। इसमें विजित कबीला कौन था? भरत था। और ये भरत कबीले का नेतृत्वकर्ता कौन थे? विश्वामित्र थे। और 10 राजाओं का नेतृत्वकर्ता कौन? वशिष्ठ थे। और जो 2 भागों में बटे थे, एक आर्य जातियाँ, दूसरी अनार्य जातियाँ। आर्यों में को मिला के इसमें 5 जातियाँ थीं, यदु, पुर, अनु, द्रुह, त्रुवस।
इनको मिलाकर हम क्या कहते हैं, पंचजन कहते हैं। आपसे पूछा जाता पंचजन कौन से हैं। और अनार जातियों में अलिन, पंक्त, भलानस, विषाण तथा शिव का नाम इसमें लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, इनका नाम लिया जाता है। इस प्रकार से आपने देखा 10 राग युद्ध भी सफल हुआ। इस प्रकार से ऋग्वैदिक यारियों का हम पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने ऋग्वैदिक यारियों को देख लिया। अब इसके अलावा इनका राजनीतिक जीवन हो गया। राजनीतिक जीवन के बाद आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, विविध जीवन को देखते हम उत्तर वैदिक काल में भी इसी प्रकार से देखने का प्रयास करेंगे। तो आज इतना ही, फिर इसके बाद मिलते हैं कल। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।